हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें आज हम अर्थ का इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें कितनी क्या लेयर्स हैं और कितनी लेयर्स में ये डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे अंदर होती है इनर कोर, उससे ऊपर होती है आउटर कोर, देन मेंटल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद आती है एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। तो देखते हैं इनको लर्न कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारी जो मेन हमारी अर्थ की लेयर है, सबसे नीचे आती है हमारी क्या, कोर। उसके ऊपर क्या आती है हमारी मेंटल, एंड उसके ऊपर आती है हमारी क्रस्ट। तो ये 3 चीज़ें हमारी आती है। तो ये देखिए, सबसे पहले आती है हमारी कोर, देन उसके बाद मेंटल एंड क्रस्ट, ये 3 याद रखना है। तो ऐसे ही कोर में इनर एंड आउटर हो जाएगी, ऐसे ही मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखते हैं कि जो हमारी अर्थ का इंटीरियर है उसके 4 मेथड है उसको पता लगाने के कि हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो सबसे पहले टेम्परेचर, जो अंदर से कोई भी इनडायरेक्ट सोर्स है। टेम्परेचर क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकंड है वोल्केनो एंड रॉक्स। वोल्केनो एंड रॉक्स को जो हम स्टडी करेंगे कि कैसे क्या है, तो उससे हमें पता चलेगा कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उसके बाद मेटेोराइट्स और अर्थक्वेक्स। तो ये सारे सोर्सेज है जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं लेयर्स। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोर आती है, उसके ऊपर आती है हमारी मेंटल, एंड देन उसके बाद आती है हमारी क्रस्ट। तो हमारी कोर के भी 2 पार्ट्स है, एक होती है इनर कोर, एक होती है आउटर कोर। और उसके बाद आती है हमारी मेंटल के ऊपर आती है हमारी क्रस्ट। देन उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी इनर कोर है, देन आउटर कोर है, और ये बीच में मेंटल है और क्रस्ट। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एस्थेनोस्फेयर है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो एस्थेनोस्फेयर कहाँ पे पाई जाती है, मेंटल के अंदर पाई जाती है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो क्रस्ट है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। तो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो सियाल जिसको हम बोलते हैं, किसकी बनी होती है, सियाल की बनी होती है। देन उसके बाद इसकी क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 to 70 किलोमीटर्स है। और क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशनिक क्रस्ट। ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किसका पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट्स, जो लैंड पार्ट होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और जो वाटरी पार्ट होता है उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कम होती है, वो 5 किलोमीटर की होती है। देन उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किस चीज़ की, किसे कैसे रॉक के बनी हुई है। तो ग्रेनिटिक रॉक की कौन बनी हुई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो बसाल्टिक रॉक है उसकी बनी हुई है ओशनिक क्रस्ट। तो याद कैसे करेंगे, बसाल्ट से याद रख लेना, साल्ट कहाँ पे पाया जाता है, ओशन में। तो ओशनिक क्रस्ट जो बसाल्टिक रॉक की बनी होती है, ग्रेनिटिक रॉक की बनी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देन उसके बाद हम देखते हैं अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट है उसका कंपोजिशन। तो हमने क्या देखा था कि नीचे होती है कोर, उसके ऊपर होती है बीच में मेंटल, और ऊपर होती है क्रस्ट। तो अभी हम क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्रस्ट के अंदर क्या चीज़ कितनी कितनी है ये देखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ इसमें अर्थ क्रस्ट में देखेंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है क्रस्ट के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, आयरन। तो ये चीज़ पूछी जाती है, और इसकी परसेंटेज पूछी जा सकती है कि किसमें कितनी परसेंटेज है। और ज़्यादा मेन जो है ये दोनों चीज़ें हैं कि कौन फर्स्ट अबंडेंट मेटल है और कौन सा सेकंड अबंडेंट मेटल पाया जाता है। हमने क्रस्ट पढ़ लिया, तो अब हम देखने वाले हैं मेंटल के बारे में। जो हमारी मेंटल सेकंड लेयर है वो हमारी किसकी बनी होती है, वो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की बनी होती है। और जो क्रस्ट है वो किसकी बताई थी, वो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसको सियाल बोला जाता है। और सीमा से कौन बनी है, मेंटल। जो इसकी थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर है। इसकी टॉप लेयर जो है सॉलिड फॉर्म की होती है। और जो 2 डिविजन्स जो है मेंटल भी 2 टाइप की होती है, जैसे क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। ऐसे ही अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल 2 टाइप के होते हैं। और एस्थेनोस्फेयर पूछा जाता है कि एस्थेनोस्फेयर है क्या चीज़। तो एस्थेनोस्फेयर मेंटल में मिलती है, और सेमी मोल्टन फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम, एस्थेनोस्फेयर, जो सेमी मोल्टन फॉर्म है। ठीक है, या फिर प्लास्टिक फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। देन आती है हमारी कोर, थर्ड लेयर। जो कोर है, कोर किसकी बनी होती है, नीचे की बनी होती है, जो कि निकल एंड आयरन की। तो हमने क्या तीनों चीज़ पढ़ ली है। जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट किसकी बनी होती है,
किसकी बनी होती है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की, सियाल की। और उसके बाद हमारी क्या आती है, मेंटल। मेंटल हमारी किसकी बनी होती है, सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की। एंड उसके बाद आती है हमारी कौन सी, कोर। कोर किसकी बनी होती है हमारी, नीफे, निकल एंड आयरन की बनी होती है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोर है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होती है इनर कोर, एक होती है आउटर कोर। तो जो हमारी इनर कोर होती है, जैसे ये हमारी कोर है, तो कोर के टू पार्ट्स है। तो ये ऊपर वाली जो आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जो अंदर वाली होती है ये सॉलिड फॉर्म में होती है। तो इनर कोर जो सॉलिड फॉर्म में होती है और आउटर कोर हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। और जो हमारी आउटर कोर है वो क्या करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है। देन उसके बाद ये देखते हैं कि कौन सी लेयर बाय वॉल्यूम एंड बाय मास कौन सी कितने परसेंट है। तो क्रस्ट हमारी बाय वॉल्यूम एंड बाय मास 1% होती है, और मेंटल हमारी बाय मास होती है 68% और बाय वॉल्यूम होती है 84%। और कोर जो हमारी बाय वॉल्यूम 15% और बाय मास 31%। तो सबसे ज़्यादा बाय मास अगर हम देखें तो कौन सी लेयर मिलती है हमें, मेंटल मिलती है। देन उसके बाद देखते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर कहाँ पे क्या मिलते हैं। तो लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। तो जैसे ये है, तो हमारी ये ऊपर वाली क्रस्ट है, बीच में मेंटल है, नीचे कोर है। तो ऊपर जो ये लिथोस्फेयर जो हमारी ऊपर वाली क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मेंटल के टू पार्ट्स है। तो जो ऊपर की मेंटल है, आउटर मेंटल जिसको बोलते हैं, और जो ये बाहर की जो ये क्रस्ट है, तो इस बीच में क्या पाई जाती है, लिथोस्फेयर मिलती है। कौन सी मिलती है, लिथोस्फेयर, क्रस्ट और जो अपर सॉलिड पार्ट होता है किसका, मेंटल का, तो उसको ही क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। और जिसकी थिकनेस है वो 10 to 200 किलोमीटर्स तक की होती है। देन उसके बाद एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि एस्थीनोस्फेयर मेंटल में मिलते हैं, लेकिन मेंटल की जो अपर पार्ट है उसमें तो लिथोस्फेयर मिलती है, लेकिन एस्थीनोस्फेयर वहाँ पे नहीं मिलती, वो उससे थोड़ी सी नीचे होती है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि लिथोस्फेयर किसका पार्ट, एस्थीनोस्फेयर लिथोस्फेयर का ही पार्ट है, वो उसका पार्ट नहीं है। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं। हम अर्थ की डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में देखते हैं। तो अर्थ की डिसकॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में है। तो सबसे पहले हमारी ऊपर है क्रस्ट, देन ये हमारी पूरी मेंटल, एंड ये नीचे क्या है, कोर। तो ये टू जो मेंटल है उसके भी टू पार्ट्स हैं, और जो कोर है उसके भी टू पार्ट्स हैं। तो कोर ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर। देन उसके ऊपर ये मेंटल, उसके ऊपर ये अपर मेंटल, मेंटल का अपर वाला पार्ट है जो, और ये क्रस्ट। क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या बताई थी मैंने, लिथोस्फेयर पाई जाती है। और उसके बाद हम डिसकॉन्टिन्यूटी देखते हैं। जो ये हमारी क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको हम बोलते हैं मोहरविक डिसकॉन्टिन्यूटी, जो कि लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में मिलती है। देन उसके बाद हम देखते हैं दूसरी डिसकॉन्टिन्यूटी, जो किसके बीच में, अपर मेंटल और मेंटल के बीच में मिलती है। तो वो कौन सी है, रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी। रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस के बीच में मिलती है, वो मिलती है अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। तो ये हमारी अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, तो इनके बीच में हमें रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम देखते हैं थर्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, जो है गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ये किसके बीच में देखने को मिलती है हमें, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। तो ये हमारी जो लोअर मेंटल है और ये आउटर कोर है, तो इसके बीच में जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोला जाता है। एंड फोर्थ हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी, जो किसके बीच में मिलती है हमें, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। जो हमारी इनर कोर है और जो हमारी आउटर कोर है, इसके बीच में जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है इसी को हम लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। और इसको याद करने का अगर हम देखें कि इसको याद कैसे किया जाता है, और एक चीज़ और जो स्टार्टिंग वाली है हमारी कॉर्नरोड डिसकॉन्टिन्यूटी, जो किसके बीच में मिलते हैं, जो हमारी अपर और लोअर क्रस्ट है, ठीक है। तो जो हमारी क्रस्ट है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में हमें कौन सी देखने को मिलती है, कॉर्नरोड डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। अगर हम देखें कि इसको याद कैसे करें, तो इसकी एक ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। तो कॉनॉर्ड से कोई, और मोहरविक से मुझे, एंड रैपिटी से रेड, और गटनबर्ग से गुलाब, और लेहमान से ला दो। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो से हम इस डिसकॉन्टिन्यूटी को लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी डिसकॉन्टिन्यूटी लिखी हुई है पांचों की पांचों, और इनकी डेप्थ कितनी है और किन किन के बीच में ये पाई जाती है सारी इसके सामने लिखी हुई है, और ट्रिक मैंने बता दिया, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक में क्या है, अर्थक्वेक आता कैसे है। तो अर्थक्वेक क्या है, एक इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जब हमारी अर्थ सरफेस एकदम से शेक कर जाती है तो अर्थक्वेक आता है। जैसे हमारी जो प्लेट्स है जब वो मूव करती है तो उससे अर्थक्वेक देखने को मिलता है।
तो शिफ्टिंग ऑफ अर्थ प्लेट से ही हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और जो अर्थक्वेक है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है बिल्कुल, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हाइपोसेंटर। ऐसा प्लेस जहाँ पे एनर्जी सबसे पहले रिलीज होती है उसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। और जहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई है मान लो, तो सबसे पहले वो उसके टॉप में जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, और कहीं नहीं जाएगा, सबसे पहले उसके ऊपर जाएगी। तो उस सेंटर को बोलते हैं हम एपी सेंटर। तो जहाँ पे वो सबसे पहले देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं एपी सेंटर। और जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जो ये वेव्स है इनको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। और जो हमारी अर्थक्वेक की जो वेव्स है उनको कैसे किस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है, वो सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो जो सिस्मिक वेव्स है उनको सिस्मोग्राफ से मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। देन उसके बाद वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो वेव्स है वो एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स, या फिर उनको लव वेव्स या एल वेव्स भी बोला जाता है। तो जो हमारी बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स हमारी टू टाइप की होती हैं, एक होती है पी वेव्स, एक होती है एस वेव्स, ठीक है। तो जो पी वेव्स होती हैं वो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। सबसे पहले फास्ट ट्रैवल करके कौन जाएगी, पी वेव्स, जो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है और सबसे पहले सरफेस पे रीच होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रैवल फास्ट करते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली जाती हैं ये। और इसकी जो स्पीड की रेशियो होती है, पी वेव्स की जो स्पीड रेशियो होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होती है। ये तीनों मीडियम से पास कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। एंड दे रिजेंबल साउंड वेव, जैसे साउंड वेव्स होती हैं उसी टाइप से पी वेव्स देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे एस वेव्स। तो एस वेव्स कैसे क्या करते हैं, तो एस वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं। और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रांसफर जो ट्रैवल कर पाती हैं, बाकी मीडियम्स में नहीं करती। जैसे ये तीनों मीडियम में जाती है, लेकिन एस वेव्स सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती है। और जैसे पी वेव्स 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है, ऐसे ही एस वेव्स जो है वो 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड से चलती है। देन उसके बाद हम देखते हैं सरफेस वेव्स कौन से होते हैं। सरफेस वेव्स का दूसरा नाम लव वेव्स या फिर एल वेव्स भी बोलते हैं, या फिर इनको रेले वेव्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं जो सरफेस वेव्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी हैं, लव वेव्स या फिर एल वेव्स हम बोल सकते हैं, या फिर रेले वेव्स बोल सकते हैं। तो पूछा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी है सबसे ज़्यादा। और ये देखो हम ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो जो पी वेव्स है, तो इनका जो पी वेव्स यहाँ तक जैसे सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और जो एस वेव्स है, एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर पाती हैं। और जो पी वेव है हर एक मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। देन उसके बाद हम देखते हैं जो एस वेव्स होते हैं वो जाती किस टाइप से। एस वेव्स जितनी भी होते हैं वो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए जाती है। तो कहीं पे बिल्कुल ज़्यादा, फिर नीचे, फिर ऐसे इस टाइप से वो मूव करती हुई जाती हैं, सांप की तरह बिल्कुल। एस वेव्स जो होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती हैं। एंड उसके बाद जो पी वेव्स है, पी वेव्स कैसे क्या करती है, ये कंप्रेशन क्रिएट करती है एंड रेयरफेक्शन क्रिएट करती है। और ये स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग भी क्रिएट करती है, कौन, पी वेव्स। देन उसके बाद हम देखते हैं अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है। अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और ये किस लिए, जो रिक्टर स्केल है उससे क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मापते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड जो है रिक्टर स्केल का 0 to 10 होता है। वैसे तो ये लिमिट लेस स्केल होता है, लेकिन आज तक हमें सिर्फ 10 की तीव्रता वाला ही देखा गया है भूकंप। तो ये 0 से 10 इसकी मैग्नीट्यूड माना जाता है। उसके बाद जो हम मैग्नीट्यूड तो हम रिक्टर स्केल से नाप लेते हैं, और जो इंटेंसिटी है वो हम किसे मापते हैं, मेर्कली स्केल से मापते हैं। और जो इंटेंसिटी है वो 1 to 12 होती है। देन उसके बाद हम देखते हैं शेडो जोन ऑफ वेव्स। तो वेव्स का शेडो जोन कैसे क्या पता चलता है, तो मैंने अभी बताया था जो पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सभी से ट्रैवल कर सकती है। लेकिन जैसे ये जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड में इसकी स्पीड मैक्सिमम है। देन उसके बाद यहाँ पे लिक्विड आ जाता है, क्योंकि हमारी कोर में क्या है, लिक्विड बताया था। तो जो यहाँ पे लिक्विड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखने को कम मिलेगी। तो जो 105 से लेके 145 से 105 तक का जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में इसकी जो स्पीड है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो आउटर कोर है उसमें लिक्विड होता है। तो लिक्विड में ये इसकी जो स्पीड है पी वेव की वो स्लो हो जाएगी, और सॉलिड में मैक्सिमम होती है।
और जो एस वेव्स है, एस वेव्स का क्या है, जैसे ये हमारा सॉलिड पार्ट है तो इसमें तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन क्या होता है जैसे ही कोर में लिक्विड पार्ट आता है तो लिक्विड पार्ट में वो नहीं बनाती है, कोई भी वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाती। जो एस वेव है वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती, क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है। तो इसीलिए जो पी वेव्स का शेडो जोन है वो कम होता है, और जो एस वेव्स का जो शेडो जोन है वो ज़्यादा है। तो लार्ज शेडो जोन 40% ऑफ अर्थ सरफेस नॉट रिकॉर्डेड। तो जो 40% जो अर्थ का सरफेस है ये, तो इस पे एस वेव्स नहीं देखी जाती। इसी से हमें पता चला था कि यहाँ पे लिक्विड होगी कोर में, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड से एस वेव ट्रांसफर नहीं हो पाती है। लिक्विड आउटर कोर, जो ये वाला ये एक आउटर कोर है लिक्विड का, ठीक है। और लार्ज शेडो जोन हमने बता दिया कि जो एस वेव्स होती है उनका जो शेडो जोन होता है वो लार्ज होता है, और जो हमें इसका पी वेव्स का है उसका थोड़ा सा शॉर्ट होता है 145 डिग्री, और इसका होता है 105 डिग्री तक। तो ये देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये इतना जो ये एस का है, और पी का कितना है जो हमें देखने को मिलता है 103 डिग्री से 150 डिग्री तक यहाँ पे देखने को मिलता है सिर्फ। और एपिसेंटर आप लोगों को बता दिया था कि जहाँ से भूकंप सबसे पहले देखने को मिलता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में काफ़ी सारी प्लेट्स होती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो देखो ये रही ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो ये हमारी बड़ी बड़ी मेन क्या है, प्लेट्स हैं। और जितनी भी ये रेड कलर से बाउंड्री बनाई हुई है सारी की सारी हमारी लार्ज बाउंड्री वाली मेजर प्लेट्स बोले जाते हैं। और जो ये छोटी प्लेट्स है ब्लू कलर में दिख रही हैं, इनको हम माइनर बाउंड्री वाली माइनर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और लिथोस्फीयर मिक्स प्लेट कंप्राइजिंग क्रस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। तो लिथोस्फीयर कल बताया था कि लिथोस्फीयर कहाँ कहाँ पे होता है। लिथोस्फीयर जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है मेंटल का अपर पार्ट, और जो क्रस्ट का पार्ट होता है, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है। और 7 मेजर प्लेट होती है हमारी, जो बताई मैंने, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, और ऑस्ट्रेलियन एंड एंटार्क्टिक। तो ये हमारी 7 मेजर प्लेट है और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो जितनी भी मेजर प्लेट्स हैं वो रेड से मार्क की गई है, और जितनी भी माइनर प्लेट्स हैं उनको ब्लू से मार्क किया गया है। देन उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। तो हमारी जो प्लेट बाउंड्री है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक होती है डाइवर्जेंट, एक होती है कन्वर्जेंट, एंड एक होती है ट्रांसफॉर्म। तो जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो क्या करती है, जैसे ये दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरी साइड, और ये अपोजिट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो बीच का जो ये पार्ट है यहाँ से क्या होगा, जो मैग्मा लावा है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बाउंड्री बन जाएगी। तो क्या करते हैं, इसने एक स्प्लिट बीच में लेके आ गई, तो क्या होगा, इससे कंस्ट्रक्ट किया है बीच में क्या, एक बाउंड्री बन जाएगी। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव नेचर में होती है। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। तो पूछा जाता है कि ये किस टाइप की होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। और क्या बनाती है, रिज या फिर जो रिफ्ट बोलते हैं, ये बीच में ये बना देती है। देन उसके बाद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है, ये क्या करती है, ये डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। इनमें से एक जो भारी वाली होती है वो नीचे धंस जाती है, और नीचे जाने के कारण ये क्या करती है, कहीं ना कहीं से जो वोल्केनिक आग से ये देखने को हमें मिलती है। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने के कारण वे नीचे जाती है, तो नीचे क्या करती है, डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। तो क्रस्ट को डिक्रस्ट कर देती, डिस्ट्रक्ट कर देती है ये। तो जो बीच में हम इसके बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रेंच। इसमें बनता था क्या, रिज। और ये क्या है, दोनों एक साइड जब आती है तो जो भारी वाली है वो नीचे सबसीड कर जाती है, जिसके कारण से हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। देन उसके बाद देखते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है। ये लेटरल स्लाइडिंग करती है। लेटरल स्लाइडिंग मतलब कि आपस में ऐसे एक दूसरे से रब करती है, जिससे क्या होती है, अर्थक्वेक विद इन क्रस्ट। यहाँ पे बीच में क्या होता है, जैसे ये प्लेट आगे पीछे होती है और बीच में क्या होगा, जैसे ये प्लेट्स ऐसे ऐसे करके हैं, तो जब ये आगे पीछे होंगी तो जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है यहाँ पे फिट हो जाएगा। जहाँ पे भी एकदम से फिट होगा तो एकदम से क्या होगा, बिल्कुल ये एकदम से इसमें फंस गई, और फंसने के कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। एक झटका सा लगेगा जब ये इसमें एकदम से फिट होगी, तो उसी को बोलते हैं। ये क्या होती है, ये भी कंजर्वेटिव होती है।
ठीक है। इसमें जो लिथोस्फीयर होती है ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है डिस्ट्रक्टिव है वो ये वाली होती है, जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो ये देखो जो कन्वर्जेंट वाली है, कन्वर्जेंट वाली में क्या हो रखा है, तो जो कन्वर्जेंट है इसमें बीच में डेंसर वन क्या हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी, और जो सबडक्शन जोन क्रिएट क्या करेगा, जो एस्थेनोस्फीयर होगी वो मेल्ट हो जाएगी और जो क्रस्ट डिस्ट्रक्शन पैदा कर देगी। जो एस्थेनोस्फीयर है वो बीच में क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन पैदा होगी। उसके बाद डाइवर्जेंट वाली देखेंगे जो अपोजिट साइड में मूव करती है। इनमें क्या होगा, जो बीच में मैग्मा लावा भरा होगा वो बाहर, जो मैग्मा वो बाहर निकल आएगा। तो इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जो लावा को एक्सप्लोड कर देता है और नई क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए ये कौन सी बाउंड्री है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ये डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री होती है और ये कंस्ट्रक्टिव होती है। देन उसके बाद देखते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या होता है, जब ये आपस में स्लाइड करती हैं तो लेटरल स्लाइडिंग इसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव बाउंड्री इसको बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें अर्थक्वेक ज़्यादातर हमें कंजर्वेटिव की वजह से देखने को मिलता है। सो आगे देखते हैं। तो जो हमारी जो ये रेड आपको दिख रहा है ये क्या है, रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है हमें, जो वोल्केनोज है और जो हमारे क्या बोलते हैं अर्थक्वेक्स है, सबसे ज़्यादा हमें रिंग ऑफ फायर में ही देखने को मिलते हैं। जो प्लेट बाउंड्री क्रिएटेड दिस प्लेसेस आर कॉल्ड रिंग ऑफ फायर इन पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सी प्लेट बाउंड्री में सबसे ज़्यादा हमें अर्थक्वेक और ये चीज़ें देखने को मिलती है, रिंग ऑफ फायर जो कि पैसिफिक ओशन में है। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट, जो प्लेट मूव करती है तो उसके पीछे कौन सी फोर्स है, तो वो होती है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन फोर्स। ठीक है, कन्वेक्शन करंट के कारण ये सारी चीज़ें होती है, जो कि एस्थीनोस्फीयर में होता है। जो हमारी पहले होती है क्या, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे क्या देखने को मिलती है, एस्थीनोस्फीयर। तो जो एस्थीनोस्फीयर में जो कन्वेक्शन अक्कर होती है उसी के कारण हमें प्लेट्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर कॉजेज करंट, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर जो हीट है वो क्या करते हैं, करंट्स जो है उनको राइज करती है, जिसमें मैग्मा एंड कूलर शिंकिंग मैग्मा टू फ्लो। क्या होता है इसमें, जो हमारी जो हीट है अर्थ के इंटीरियर में वो करंट पैदा करती है। ठीक है, एक बार तो मैग्मा क्या हो गया, राइज अप होगा, हॉट होगा, फिर वो कूलर हो जाता है, तो मूव द प्लेट टू क्रस्ट अलोंग विद देम, और उन्हीं के साथ जब वो ठंडा और गर्म होता है तो उसके साथ वो क्या करती है, मूव करती है। देन उसके बाद हम देखते हैं सिस्मिक जोन्स की, कौन सा कैसा जोन है। सिस्मिक जोन्स क्या बताता है, सिस्मिक से हम क्या करते हैं, सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। तो सिस्मिक जोन्स कौन से हैं, तो हमारे 4 टाइप के जोन्स होते हैं अर्थक्वेक के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अर्थक्वेक के कितने जोन्स हैं, तो वे हैं 4, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो जोन 5 सबसे डेंजर वाला होता है और सबसे कम जो डेंजर वाला है वो जोन 2 है। तो इसमें पूछा जाता है कि कितने टाइप के जोन्स होते हैं। जो सिस्मिक जोन्स है, अबाउट जो 59% ऑफ लैंड एरिया है वो डैमेज हो गया किसके, सिस्मिक हजार्ड के कारण, जो ये अर्थक्वेक वगैरह के कारण। जितने भी रेड एरिया आप देख रहे हो तो ये जोन 5 के अंदर आता है। तो ये देखो इसमें दिख रहा होगा, जोन जोन 5 जो है वेरी हाई रिस्क जोन है। ठीक है, और जोन 4 है, इसमें हाई रिस्क जोन है। इंटेंसिटी इसमें 8 की तीव्रता वाला जो हमें भूकंप देखने को मिलता है, इसमें 9 की इंटेंसिटी वाला भूकंप देखने को मिलता है। एंड जोन जो 3rd है उसमें मॉडरेट रिस्क जोन देखने को मिलता है, जिसमें 7 की तीव्रता वाला भूकंप देखने को मिलता है। देन होता है हमारा जोन 2, सबसे लो रिस्क जोन जिसको बोलते हैं, और 6 नंबर का जो इसमें हमें देखने को मिलता है क्या, इंटेंसिटी वाला भूकंप। तो यहाँ तक ही था शायद आज ये, यस। तो आज हमारा यहाँ पे ये 3rd लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है, और इसकी PYQ सीरीज़ भी बहुत जल्दी आएगी। और आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।